नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौर। पेश है 24 अक्टूबर मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर में बीजेपी के खिलाफ जमकर आक्रामक मूड में दिखाई दिए। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी हमारी नकल करते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी अब कर्नाटक जैसी गारंटियां दी जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि हमारी सरकार वापस रिपीट हो रही है और हम जल्द ही राज्य को अपनी गारंटियां देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने जो भी वादे किए थे वह हमने जनता के साथ निभाए हैं। इस दौरान गहलोत को डरपोक मंत्री बताकर भी जमकर हमला किया। गहलोत ने शेखावत को मुद्दे को लेकर भी जमकर घेरा। सीएम गहलोत ने जोधपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पीएम मोदी हमारी नकल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी राज्य में कंफ्यूजन फैला रहे हैं। कोरोना काल के दौरान मोदी ने जोधपुर में भ्रम फैला है कि वह बैठक में नहीं आ रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भी मेरा नाम स्पीच से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि मोदी अपने पद की गरिमा के विपरीत कुछ राज्यों को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हाल ही में राजस्थान के दौरे पर आई थी। इस दौरान उन्होंने दौसा जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला बोला था। इसके बाद से ही वे बीजेपी नेताओं के निशाने पर है। मंगलवार को भी जब पूर्व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया से उनके जन्मदिन पर बातचीत की गई तो उस वक्त भी वे प्रियंका गांधी पर बयान देने से नहीं चूके। जयपुर में मीडिया को बयान देते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि पिछली बार जब प्रियंका गांधी निवाई आई थी तो उन्होंने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया और प्रधानमंत्री पद का अपमान किया, झूठा बयान दिया। राजस्थान की जनता प्रियंका गांधी से पूछ रही है कि उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा है कि लड़की हूं, तो क्या वह राजस्थान में दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं के लिए लड़ रही हैं? उन्हें एक लाइन में जवाब देना चाहिए कि राजस्थान की महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा कब मिलेगी। प्रियंका गांधी ने 10 सितंबर को निवाई में और 20 अक्टूबर को सीकराय में जनसभाओं को संबोधित किया और अब वे 25 अक्टूबर को अरडावता में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीश्राम ओला की प्रतिमा का अनावरण कर सभा को संबोधित करेंगी। भूमिका बदलने के पीछे एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि पिछले एक वर्ष में कांग्रेस ने जिन दो राज्यों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भाजपा से छीनकर सत्ता हासिल करने में कामयाबी हासिल की है, वहां पर प्रियंका की खास भूमिका रही है। सीकर जिले की दाता रामगढ़ विधानसभा सीट पर रोचक स्थिति बनती दिख रही है। दरअसल इस सीट पर जैसे डॉक्टर अजय चौटाला की जननायक जनता पार्टी ने प्रत्याशी के तौर पर रीटा सिंह के नाम पर मोहर लगाई, वैसे ही कई तरह की चर्चाएं और अटकलें लगाई जानी शुरू हो गई हैं। दिलचस्प चर्चा ये हो रही है कि यदि कांग्रेस पार्टी इस सीट पर अपने सबसे प्रबल दावेदार वीरेंद्र सिंह को एक बार फिर से टिकट थमा देती है, तब यहाँ चुनाव मैदान में पति और पत्नी के आमने सामने होने की स्थिति बन जाएगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के रण में बागी होने वाले उम्मीदवारों पर अब भाजपा ने एक्शन की पूरी तैयारी कर ली है। सोशल मीडिया से लेकर सभाओं में पार्टी के खिलाफ दिए जाने वाले बयानों पर निगरानी के लिए अलग से टीम बनाई गई है। सीकर जिले के फतेहपुर में भाजपा की ओर से इंजीनियर श्रवण चौधरी को प्रत्याशी घोषित करने के बाद जेजेपी ने प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया, क्योंकि जेजेपी को यह सीट गठबंधन में मिलने की पूरी आस थी। इसके बाद पूर्व पालिका अध्यक्ष मधुसूदन भिंडा भी निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में कूद गए हैं और ऐसे में भाजपा ने अब डैमेज कंट्रोल के लिए अनुशासन का डंडा चलाने की तैयारी कर ली है और वहीं लक्ष्मणगढ़, दांतारामगढ़, श्रीमाधोपुर, धोद व नीम का थाना क्षेत्र में भी बागियों पर नजर रखी जा रही है। आचार संहिता लगने के बाद से राजस्थान पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 126 करोड़ के सोने चांदी के साथ शराब, कैश और डोडा पोस्ट भी जब्त किया है। दरअसल आचार संहिता लगने के बाद से राजस्थान पुलिस की ओर से 2000 फ्लाइंग टीम को तैनात किया गया है।
आईजी विकास कुमार ने बताया कि पिछले चुनाव में 60 करोड़ की ज्वेलरी और नशे का सामान बरामद किया था, लेकिन महज 13 दिनों में प्रदेश में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। और वहीं प्रदेश के 4 जिले बांसवाड़ा, जोधपुर, भीलवाड़ा और अलवर रडार हैं, जहां सबसे अधिक केस निकलकर सामने आए हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव सर पर हैं और ऐसे में अलग अलग पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर रही है। इसी बीच टिकट के लिए मारामारी भी चल रही है। बसपा ने अपने टिकटों का ऐलान कर दिया है। बसपा ने 23 अक्टूबर की देर रात एक नई लिस्ट जारी की है, जिसमें 4 उम्मीदवारों के नामों को शामिल किया है। बसपा की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के निर्देश के अनुसार राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 4 उम्मीदवार घोषित किए हैं। सांगानेर से रामलाल चौधरी, रामगढ़ से दीवान चंद, बांदीकुई से भवानी सिंह गुर्जर, कोटपुतली से प्रकाश चंद्र सैनी के नाम घोषित किए हैं। 2023 में राजस्थान कांस्टेबल बनने के लिए लोग कितने मजबूत और फिट हैं, यह देखने के लिए होने वाली परीक्षा कुछ नियमों के कारण स्थगित कर दी गई है। पुलिस ने कहा कि अक्टूबर के अंत में उनकी जो परीक्षा होने वाली थी, उसे किसी अलग समय पर लिया जाएगा। और वहीं अभी भी कुछ महत्वपूर्ण चुनाव हो रहे हैं। इस दौरान नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। चुनाव संपन्न होने के बाद पद के लिए दौड़ रहे लोगों को बताया जाएगा कि वे कब परीक्षा दे सकते हैं। राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पूरे कार्यकाल के दौरान संस्थागत भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। भ्रष्टाचार पर प्रहार करने वाले एसीबी को कमजोर करने का पाप किया है। सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए 600 से अधिक कार्मिकों पर अभियोजन की स्वीकृति ही नहीं थी। सरकार के इस कदम के कारण भ्रष्टाचार के विरोध में संघर्ष कर रही एसीबी के हौसले पस्त हुए हैं और वर्ष 2019 से लेकर मार्च 2023 तक एसीबी ने राज्य सरकार के पास 2475 प्रकरण अभियोजन स्वीकृति के लिए भेजे थे, जिसमें से सरकार ने सिर्फ 1667 प्रकरणों को ही स्वीकृति दी है। राजसमंद में जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने बालकृष्ण स्टेडियम में जाकर विधानसभा चुनाव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने यहां मतदान दलों के आगमन, रवानगी, सामग्री वितरण, मतगणना, पोलिंग पार्टी की व्यवस्थाओं को विस्तार से देखा और दिशा निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रकार की व्यवस्थाएं पारदर्शिता के साथ समय पर पूरी करने की बात कही। उन्होंने वाहनों के आगमन और पार्किंग की व्यवस्था को भी देखा और साथ ही साफ सफाई व आवश्यक टूट फूट मरम्मत के लिए भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिला परिषद सीईओ राहुल जैन और उप जिला निर्वाचन अधिकारी नरेश बुनकर ने उन्हें पूरे प्लान के बारे में विस्तार से बताया। राजस्थान में अब सर्दी बढ़ने लगेगी। सीकर, झुंझुनू समेत कई शहरों में अगले 1-2 दिन में रात का न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस गिरेगा। अगले सप्ताह से रात के साथ दिन के तापमान में भी गिरावट होनी शुरू होगी। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 1 सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा और इसके कारण दिन का तापमान भी अब धीरे धीरे कम होने लगेगा। बीती रात सीकर में सबसे कम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। ये लगातार दूसरा दिन है जब सीकर सबसे ठंडा रहा। धौलपुर में एसीपी मनोज कुमार और जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने सीओ सिटी सुरेश सांखला के साथ सदर थाना क्षेत्र में पैदल मार्च निकाला। इसके साथ ही धौलपुर ग्रामीण सीओ बाबूलाल मीणा और सरमथुरा सीओ रविराज के साथ बसेड़ी और सेपाऊ इलाके के गांवों में अर्धसैनिक बल को लेकर फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च करने के बाद एसीपी और कलेक्टर पुलिस बल को लेकर देर रात रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने स्टेशन पर संदिग्ध दिखने वाले यात्रियों की तलाशी लेकर आरपीएफ और जीआरपी को अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। आने वाले विधानसभा चुनाव और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और आचार संहिता का पालन करने का संदेश देकर पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने कस्बे की सड़कों पर रूट मार्च निकाला। पुलिस सीओ अली मोहम्मद ने बताया कि रूट मार्च निकालकर कस्बे के निवासियों और व्यापारियों को आचार संहिता का पालन करने का संदेश दिया। मोहनगढ़ कस्बे में निकला रूट मार्च पुलिस थाने से रवाना होकर मुख्य बाजार से होते हुए
कस्बे में कई जगह होते हुए वापस थाने पहुंचा। मानसून में पानी की कम आवक होने के कारण बिसलपुर बांध से रबी फसल की सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया जाएगा और इससे किसानों में संकट बढ़ गया है। टोंक कलेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में बिसलपुर बांध में उपलब्ध जल के उपयोग के संबंध में चर्चा हुई। बैठक में बिसलपुर बांध परियोजना के अधीक्षण अभियंता वीएस सागर ने बताया कि इस प्रकार की परिस्थिति वर्ष 2020-21 में भी उत्पन्न हुई थी, जिसके अनुसार 30 सितंबर 2020 को बांध में उपलब्ध जल की मात्रा 24.31 टीएमसी थी। जल की कम उपलब्धता को देखते हुए उस समय भी सिंचाई के लिए पानी नहीं देने का निर्णय किया गया था। सीमेंट कंपनियों ने कच्चे माल की बढ़ी हुई कीमतों का हवाला देकर एक महीने में ही सीमेंट के दाम 13% बढ़ा दिए हैं। नतीजन उत्तर पूर्व समेत देश के कई हिस्सों में सीमेंट की 50 किलो की बोरी 400 रुपए में मिलने लगी है। हालांकि कई हिस्सों में दाम अभी 382 रुपए तक चल रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि सीमेंट कंपनियों ने जिस आयातित कोल और पेट्रोल के दाम बढ़ने का हवाला देकर सीमेंट महंगा किया है, वह सस्ता हुआ है। पिछले एक साल में कच्चे माल के दाम 50% तक घट चुके हैं। सीमेंट के दाम बढ़ने से आम लोगों के लिए घर बनाना महंगा हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।